हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी आज की क्लास में हम अपने चैप्टर चेंजेस इन डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज की क्लास में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो जॉब पे इम्पैक्ट डालता है, टाइम स्लेवरी की बातें की थी हमने कुछ कुछ। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे वर्किंग कंडीशन के बारे में। देखिए सिंपल सी बात है, एक पर्सन कहीं जॉब कर रहा है तो वो बेसिकली क्या चाहता है, वो चाहता है उसे अच्छी सैलरी मिले, प्लस आना जाना मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा बेटर रहे, मतलब कॉस्ट अपनी कम लगनी चाहिए, रिटर्न अच्छा आना चाहिए। एक तो फाइनेंशियल मॉनेटरी चीज़ होती है। इसके अलावा पर्सन जो है, अगर नॉन मॉनेटरी की बात करूँ तो इंसान देखता है कि वर्किंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, जगह कैसी है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, बैठ रहे हो, आपको उस काम को करने से पीस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जनरली इंसान ये सब चीज़ें भी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन की बात, आज की डेट में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू या जिसके अंडर रह के काम किया जाता है। ऑल्दो 100% हर जगह पे नहीं अप्लाई हो रही हैं, तो उस समय पे जब रूल नहीं आए थे तब भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिलती थी। ठीक है, तो अब हम बात करें तो वर्किंग कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो एक तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जो थी, ये जो चीज़ें जो काम जिस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे थे वो उतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं था। ठीक है, वर्क हाइजीनिक मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइजीनिक मतलब वर्किंग एटमॉस्फेयर जो था, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ज़्यादा फेवरेबल और हाइजीनिक नहीं था। प्लस जॉब को लेके इनसिक्योरिटी रहती थी, कोई भी प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, कोई गारंटी नहीं होती थी कि आप काम कर रहे हो तो आपको 2 3 4 5 सालों तक हम काम से नहीं निकालेंगे। तो ये जनरली बेसिकली प्रॉब्लम होती थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिस्कस किया गया है वो बुक में थोड़ा फोकस किया गया है माइनिंग सेक्टर पे। ठीक है, माइनिंग जो होता है, माइनिंग आपको पता है डिग आउट करके जो है हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो माइनिंग को लेके एक एक्ट बनाया गया, माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 में बेसिकली बात की गई किसके बारे में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। अब रूल्स एंड रेगुलेशन किस चीज़ पे बनाओगे, ऑब्वियस बात है जो प्रॉब्लम चल रही है हम उनको करेक्ट करेंगे, वेरी ऑब्वियसली। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो थी वो करेक्ट की गई कि भाई अब देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे कि सबको, जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर वेजेस मिलेंगे, उनके वर्किंग आवर फिक्स्ड होंगे। ऐसा नहीं है आप अपनी मन मर्जी से कभी भी किसी से काम करवा रहे हो कितना भी। और अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है, ठीक है, आप उसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा आवर रोक के काम करवा रहे हो और वो विलिंगली अपनी इच्छा से रुक के काम कर रहा है उन एक्स्ट्रा आवर में, तो यू विल गिव द ओवर टाइम वेजेस टू द वर्कर, वर्कर को ओवर टाइम वेजेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर सेफ्टी मेजर की बात हुई। सेफ्टी मेजर्स में क्या चीज़ें जाएंगी कि वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखो, आपकी फैक्ट्री, आपके को मतलब माइंस वगैरह में आपके अंडर वो काम कर रहा है तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मशीन पे काम करते हुए अगर कोई एक्सीडेंटल और कोई भी प्रॉब्लम हो गई, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको लुकआउट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो अब क्या होता था कि सिर्फ बहुत सारी लार्ज कंपनी तो ये फॉलो कर रही थी, चलिए रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि उन्हें क्या करना है। मैं अगर आपसे शॉर्ट में पूछूं कि लार्ज कंपनी क्यों फॉलो कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों पर, ठीक है, ज़्यादा लोगों पर उनकी नज़र हो, ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुंच है, तो ज़्यादा लोगों की नज़र भी उन कंपनीज पे होती है कि बेसिकली कंपनी में चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आज की डेट में मेरी फॉर एग्जांपल मेरे एरिया में कोई फैक्ट्री खुली है तो बहुत ज़्यादा लोग बॉदर या नोटिस नहीं करेंगे, बट टाटा में, ठीक है, रिलायंस में, इन कंपनीज में अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो जो है वो मुद्दा वाला बात बनेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है कि बहुत सी लार्ज कंपनी, क्योंकि उनकी पब्लिक रीच ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की कोशिश करते थे। वहीं मल्टीपल स्मॉल कंपनी थी जो ये रूल्स रेगुलेशन कहीं तक भी फॉलो नहीं करते थे। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो अपने सर पे बर्डन नहीं लेना चाहते थे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होना चाहते थे, फ्री रहना चाहते थे कि भैया मैं किसी वर्कर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। ये चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, देखो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पता है, हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मतलब ठेकेदारी कहते हैं ना, ठेका दे दिया कि आप इतने पर्टिकुलर पैसे लो और ये चीज़ हमें जनरली प्रोड्यूस करके दे दो, एक बिल्डिंग हमें खड़ी करके आप दे दो। अब कॉन्ट्रैक्टर खुद तो जाके पूरी बिल्डिंग में ईंट खरीद के लाना, प्रॉपर ईंटें लगाना, सीमेंट लगाना, गेट बनवाना, ये सब काम कॉन्ट्रैक्टर अकेला खुद तो करेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वर्कर रखता है, डेली वेजेस पे वो वर्कर रखता है जो ये काम उसको करके देते हैं। तो जब बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो सारे काम खुद ना करके, मैंने कहीं से पर्टिकुलरली कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने आगे किसी और को पास ऑन कर दिया कि ये लो भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने वर्कर्स के थ्रू मुझे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करा के इतने अमाउंट में दे दो। अब उसने उसमें से अपना मार्जिन कमा लिया है। अब
ये कंसेप्ट तो ऐसा नहीं है कि उसे लॉस हो रहा है उसने आगे पास ऑन कर दिया, तो वो अपना मार्जिन अपना प्रॉफिट वहाँ से डिराइव कर लेगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जब मैं सरदर्दी नहीं चाहती अपने ऊपर लेना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती और मैं अपनी सारी ऑब्लिगेशंस वगैरह किसी और पार्टी पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो मैंने जिस पर्सन को दिया सारी ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस पर ट्रांसफ़र हो गई है, तो ये कंसेप्ट कहलाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग और आउटसोर्सिंग पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड टास्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर का कुछ पार्ट या कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल बाकी सब तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी करवा रही होंगी, बट वुडन वर्क मैंने किसी और ठेकेदार किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ये जो वुडन वर्क है, गेट लगेंगे, अलमीराज बनेंगी, वटेवर, ये सब आपको करके मुझे देना है, तो वो हमने किसी अनदर पार्टी को दे दिया, तो वो पर्सन जो है वो क्या कहलाता है, सब कॉन्ट्रैक्टर। और ऐसा जनरली हमें कंस्ट्रक्शन और आईटी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और आईटी वाला जो वर्क होता है उसी में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कंडीशन इन माइन। माइन में क्या कंडीशन थी, देखो आपको पता है माइन में दो तरीके से काम होता है, एक तो ऑन द ग्राउंड भी काम हो रहा है और लोग अंदर जाके प्रॉपर डिग आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी काम हो रहा है, लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम हो रहा है। तो हमें पता है वर्किंग कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं होती है, वहाँ पे काम करना इतना ईजी नहीं है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग इन अ वेरी हार्श कंडीशन, वेरी अनफेवरेबल कंडीशन और वेरी डेंजरस कंडीशन, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंडीशन डेंजरस थी, मैं कैसे कह सकती हूँ कि कई बार फ्लडिंग, फायर वगैरह हो गया, छत गिर गई, दीवार गिर गई, ठीक है, गैसेस का जो था वो एमिशन होने लगा, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिला नीचे अंदर जो है वर्कर्स को, तो वर्कर्स की जो होती है वहाँ पे इवन इंजरी तो होगी होगी, कई बार डेथ तक भी हो सकती है। आप कुछ केस स्टडी सर्च करके रखना, आप डालना कि ट्रेजिडी या इंसिडेंट्स इन द माइंस या कुछ भी ऐसे डालोगे ना, तो आपको कुछ केस स्टडी मिल भी जाएंगी, किस एरिया में, किस समय, किस ईयर में क्या क्या ट्रेजिडी हुई, कितने लोग सफ़र करे। बुक में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप जो बुक में बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उसको भी एक बार प्रॉपर रीड करेंगे। अब इसके इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट दो तरीके के भी हो सकते हैं, मतलब मैंने बताया एक तो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं जाके वर्कर्स, और एक ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, अंडरग्राउंड काम कर रहे हो तो कई बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, आप इतने पर्टिकुलरली ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम इतना सब कुछ प्रॉपर नहीं है, तो लंग इन्फेक्शन हो गया, वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो गई, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो गई, पुअर आईसाइट हो गई, और एजिंग फास्ट, मतलब जनरली इंसान जो होता है वो जो होता है थकने जल्दी लगता है, उम्र जो होती है समय से पहले इंसान जो होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो खत्म होने लगती है। अब ऑन द ग्राउंड की बात की जाए तो वर्कर कैन फॉल, अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने प्रॉपर खोद के चीज़ें डाली हुई हैं डिग आउट करने के लिए, तो कई बार वर्कर उस पिट में गिर गया, प्रॉब्लम हो मतलब हो सकती है, इस चीज़ से भी इंजरी हो सकती है, ठीक है, मतलब वो एक्सट्रीम सन जो है बाहर है, वो सन वेदर में क्या है, वो सन रेन इन सब के एक्सपोजर में है पर्सन जो काम कर रहा है, ठीक है, तो स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है यहाँ पे उसे। अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके काम नहीं किया जाएगा तो कई बार ब्लास्ट अगर हो गया, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, तो सम टाइम अगर इस वजह से ब्लास्ट हो गया तो इससे इंजरी या इट में लीड टू डेथ। क्लियर, ये इम्पैक्ट्स थे, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर माइनिंग को लेके पूछता है। अब जो था यहाँ पे बता रहा है कुछ जगहों पे जो वुमेन थी वो क्या थी, सब में सिर्फ वर्कर होती थी, सिर्फ अपने काम प्रोडक्शन करा और सबमिट कराया। यहाँ पे वो कह रहा है 1992 में 85% ऑफ 2 लाख उड़िया माइग्रेंट्स इन द सूरत वर सिंगल, मतलब 2 लाख उड़िया के माइग्रेंट्स थे जिसमें से 85% लोग सिंगल थे। अब देखो सिंगल है, अब एस्पेक्ट इम्पैक्ट देखो ना, ये बात बता रहा है तो वो सोशियोलॉजी में क्यों बता रहा है आपको ये बात, वो लोग सिंगल है जनरली वो बर्डन की वजह से वर्क की तलाश में इधर उधर काम करने के लिए निकले हैं, ठीक है, अर्ली एज में निकल गए हैं, शादी नहीं हो पाई, सेटल नहीं हुए, तो समटाइम क्या होता था, अब क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे जनरली एक समय पे, आज तो देखो नहीं बच रही हैं, धीरे धीरे और ख़त्म होती जा रही हैं, बट एक समय पे जहाँ पे जॉइंट फैमिली प्रेवेलेंट थी, बहुत ज़्यादा चलती थी, जहाँ पे अकेला रहना इंसान, मतलब बच्चे या जनरली घर में जितने लोग हैं अकेले रहने का कंसेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हर वक्त घर जो था वो भरा हुआ रहता था, आपस में बात करने को कोई ना कोई है, कोई काम कर रहे हैं तो साथ में कोई है, ठीक है, खेलने के लिए बाहर शक्लें नहीं देखनी पड़ रही कि इसके घर से बच्चा निकलेगा तो खेलेंगे, क्योंकि सब आपस में जो है चाचा चाची ताऊ ताई सब बहुत बड़ी फैमिली है, सबके बच्चे हैं, तो वहीं पे सब लोग बहुत बड़ी एक फैमिली हो जाती थी। तो वहीं पे जब जब कोई इंसान अलग जाके रह रहा है एंड वो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, तो वहाँ पे एक लोनलीनेस और वल्नरेबिलिटी की फीलिंग आती थी। प्लस क्या होता था, अपने कमा रहे हो, खर्च किस पे करोगे, अपने फेलो मेंबर्स पे खर्च कर रहे थे लोग, कुछ ऐसा था ही नहीं कि खर्च करने वाला कंसेप्ट था, तो ये चीज़ थी। उसके अलावा देखो वुमेन के लिए ये चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट भी थी, अगर मैन अगर बाहर सेटल हो रहे हैं या शादी लेट कर रहे हैं या जो भी, तो शादी तो वुमेन से ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वुमेन्स को भी टाइम मिल जाता था कि वो क्या
क्या है कि उनको उनकी भी मैरिज डिले हो रही है, तो उनको इंडिपेंडेंस मिल रही है थोड़ी, और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी भी मिल रही है। अभी इससे रिलेट करके पढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक को वुमेन पे नहीं लेके जाना है कि हाँ वुमेन वैसे पढ़ रही थी, ये इशू, वो प्रॉब्लम, ये वो कहानी नहीं देखनी है। अभी हमें सिर्फ जो ये लाइन थी कि ये जो सिंगल हमने बोला इतने परसेंट में से, मतलब इतने में से इतने परसेंट जो थे वो सिंगल थे, इसको हमने यहाँ पे इसके दोनों पर्सपेक्टिव जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। क्लियर? अब इसी में हम आगे और देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हेडिंग है होम बेस्ड वर्क। कुछ भी सिंपल सा नाम से समझ में आ रहा है। होम बेस्ड वर्क मतलब क्या होता है? घर पे बैठ के काम करना। ठीक है, घर पे बैठ के काम करना। जनरली क्या हुआ, एक पर्सन से आपने कुछ भी ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एक पर्सन से आपने काम ले लिया, और उस पर्सन से किसी भी बेसिस पे काम हो सकता है। पर पीस कितना आपने काम करके दिया उसको, या फिर वो कहेगा किलो के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से आपने कितना काम करके दिया, और उसके हिसाब से आपके एक पर्टिकुलर काम के रेट फिक्स होंगे कि इतने के बदले आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये काम घर पे बैठ के भी आप आसानी से कर सकते हो। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया? होम बेस्ड वर्क बोला गया। होम बेस्ड वर्क है तो जनरली इसमें वुमेन्स और क्या होती थी, बच्चे घर के इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि मेल बाहर जाके कुछ काम सर्च करके काम करके ला रहा है, तो जनरली फॉर द एक्स्ट्रा अर्निंग वुमेन्स या बच्चे ये सब टाइप के काम में एंगेज होते थे। अब यहाँ पे क्या है, जनरली बहुत सी चीज़ें, अब देखो क्या क्या इंक्लूड करता है होम बेस्ड वर्क। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लेस का काम, जरी, ठीक है, ब्रोकेट, कारपेट, बीडीज, अगरबत्ती, ये सब बनाने का काम जो था वो होम बेस्ड वर्क में जाता है। जनरली बहुत से वुमेन और चिल्ड्रन के थ्रू ये काम किया जाता है। कोई एजेंट, कोई एक पर्सन होता है, किसी कंपनी के लिए आप काम करके दे रहे हो, आपको नहीं पता कंपनी कौन है, ना आप ओनर को जानते हैं, ना कंपनी का नाम हम जानते हैं, कहाँ सप्लाई होगा हम कुछ नहीं जानते। एक पर्सन है, एक एजेंट है जो हमें ये काम ला के दे रहा है। ठीक है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, और हम जब सामान रेडी कर रहे हैं तो वो हमसे सामान लेके चला जा रहा है, और हमें जो पेमेंट है, हमने जितने पीस बनाए हैं, हमने कितने दर्जन बनाया है, हमने कितने डब्बे रेडी, कुछ भी काम, जो भी काम होगा उस हिसाब से वो हमें पेमेंट मिल जाती है। ये काम जो है ये ऑर्गेनाइज का है या अनऑर्गेनाइज का है? सिंपल सी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काम आता है। कोई रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। कोई प्रॉपर फिक्स रेट ऑफ, फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाती है। इसमें एक और एग्जांपल जो हमने बात की थी बीड़ी मेकिंग का, तो बीड़ी इंडस्ट्री। तो बीड़ी इंडस्ट्री जनरली देखो, फॉरेस्ट विलेज के आसपास जो लोग होते थे वो फॉरेस्ट से तेंदू लीव्स कनेक्ट करते थे। अब पूछ सकता है कौन सी लीव्स, या ये लीव्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, या कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती थी? तो सीधी सी बात है, तेंदू लीव्स जो है, ये मेडिकल की बात नहीं लिखनी है अभी आपको। अभी हमें यहाँ पे कहा है कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हुई है? बीड़ी इंडस्ट्री में यूज़ हुई है। ठीक है, तो बीड़ी इंडस्ट्री में यूज होगी। अब ये लोग जो थे ये यहाँ से पत्तियां कनेक्ट करते थे, और ये पत्तियां कलेक्ट करके आगे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बेच देते थे, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो होता था वो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही बेचता था, ताकि आगे हम इसे काम को, प्रोडक्शन को इनिशिएट कर सके। अब वही जो तरीका मेंशन है वो पूरा आप लोग रीड कर लेना कुछ, क्योंकि पेपर में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि अलग अलग तरीके के काम होते हैं जो अलग अलग लोग करते हैं। यहाँ पे जनरली आप पहले क्या करोगे, आप देखो वो रोल टाइप बना होता है, जो बीड़ी है वो प्रॉपर एक रोल होता है, तो वो रोल कोई रेडी करेगा, वो वुमेन और बच्चे रोल रेडी करेंगे। फिर उसमें टोबैको फिलिंग का काम होता है, फिलिंग ऑफ टोबैको, उसके अंदर टोबैको भरी जाएगी, राइट, तो वो भी काम है एक टोबैको। फिर उसको क्या किया जाएगा, रैप किया जाएगा प्रॉपर, हम उसको पूरा रैप करते थे एक थ्रेड के थ्रू। तो ये सारे काम जो थे अलग अलग लेवल और अलग अलग स्टेज पे किए जाते थे इन द बीड़ी इंडस्ट्री। ठीक है, वही अब टर्म मेंशन है स्ट्राइक्स एंड यूनियन। बार बार वर्कर की बात कर रहे हैं, वर्कर की कंडीशन, ये वो, तो ये वर्ड बहुत कॉमन है, स्ट्राइक एंड यूनियन। देखो यूनियन की बात करें, ट्रेड यूनियन की बात करें, तो जब लेबर मिलके अपना ग्रुप बना लेते हैं फॉर देयर ओन वेलफेयर, अपनी आवाज़ ओनर्स तक रखने के लिए, अपनी आवाज़ एम्प्लॉयर तक रखने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड यूनियन, बिकॉज ट्रेड इज बिजनेस एंड यूनियन इज संगठन। तो अपने मतलब बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड उन लोगों ने क्या बना लिया, एक ग्रुप और संगठन बना लिया। अब ट्रेड यूनियन ने एक तरीके से यहाँ पे बोला, ट्रेड यूनियन ने बहुत जगह रिजॉल्व की है रीजनलिज्म और कास्टिज्म। देखो रीजनलिज्म और कास्टिज्म कैसे, अलग अलग पर्सन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जगह के लोग आके एक जगह रह रहे हैं, तो भेदभाव थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अब आप लोग एक ही फैक्ट्री के वर्कर हो, आपकी प्रॉब्लम कॉमन है, आप लोग एक उस प्रॉब्लम में साथ में हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आवाज़ आप सब साथ मिलकर उठा रहे हो। तब आप ये नहीं देख रहे हो ये पर्सन यूपी का है, ये बिहार का है, ये बंगाल से आया, ये झारखंड से आया, ये उड़ीसा से आया है, तो हम लोग अपने अपने स्टेट की बात करें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे रीजनलिज्म और कास्टिज्म एक हद तक कम हो गई है। यहाँ पे एक पर्सन है दत्ता, जो मेंशन है बुक में मेंशन है, पूरा रीड करोगे इसे, दाता इसवालकर। देखो कोई बहुत ऐसे कोई पर्सन ऐसे नहीं रहा, ये कोई बहुत नेशनल मूवमेंट और ये सारे काइंड ऑफ पर्सन थे, बट एक वर्कर है,
तो इनके नाम लेके तो ऐसा जैसे कुछ नहीं पूछेगा, बट इन्होंने कुछ डिफरेंसेस की बात की है कि क्या होने लग गया था कि लोग साथ में काम कर रहे हैं तो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं खत्म हुआ। बट ऐसा भी नहीं है कि इंसान जो थे कास्ट को प्रॉपर इग्नोर करके एक दूसरे के घर जाने लगे थे। साथ बैठे हैं, दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं था कि मैं आपके घर चली जाऊंगी अगर हम लोगों की कास्ट अलग है। ठीक है, वो अपर लोअर कास्ट वाला कंसेप्ट। साथ में खाने का कंसेप्ट नहीं था कि आप जो बॉक्स लाए हो मैं उस बॉक्स में से खाना खा लूंगी अगर आप लो कास्ट की हो मैं अपर कास्ट की हूँ। तो हाँ, कम हुई थी चीज़ें लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो हमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चीज़ें कम हुई थी बट पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं हुई थी। ठीक है, अब स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक में जनरली वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो वर्ड है, एक स्ट्राइक और एक लॉकआउट। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? जब वर्कर काम करना बंद कर दिया, वर्कर बैठ गए फैक्ट्री के बाहर धरना देने कि भैया हम नहीं कर रहे काम, आप हमें सैलरी कम दे रहे हो, या हमारे यहाँ मशीनरी प्रॉपर नहीं है, हम काम करेंगे तो हमारे ही नुकसान होगा, कल को हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी रीजन से वर्कर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काम के अच्छे पैसे चाहिए या अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए। वर्किंग कंडीशन के लिए भी समटाइम स्ट्राइक की जा सकती है अपने राइट के लिए। ठीक है, तो सिचुएशन वेयर वर्कर रिस्ट्रेन्स फ्रॉम वर्क बिकॉज दे वांट बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट में मैनेजमेंट ताला मार देती है भैया गेट पे, व्हेन मैनेजमेंट क्लोजेस डाउन द फैक्ट्री फॉर सम टाइम। अब मैनेजमेंट क्यों क्यों क्लोज कर सकती है भैया? पैसे नहीं बचे, बैंकरप्सी हो गई बिल्कुल। ठीक है, पैसा नहीं है मेरे पास काम करने के लिए, क्या करूं? मैंने अपनी कंपनी बेच दी है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा कुछ लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, कोई लीगल केस चल रहा था, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिस वजह से कंपनी को अपना प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, स्ट्राइक्स में तो वर्कर रिस्क में रहते हैं। हो सकता है आप स्ट्राइक पे बैठ गए, ठीक है, फैक्ट्री ने नए वर्कर अपॉइंट कर लिए, तो यहाँ रिस्क रहता है कि आपको काम मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कि जो है वर्कर्स को रिस्क रहता है। वहीं लॉकआउट में क्या होता है, ये रिस्क नहीं होता क्योंकि फैक्ट्री ड्यू टू सम रीजंस फैक्ट्री के प्रोडक्शन रोक रही है, ताला लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करती है, वर्कर अगर दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो वो वर्कर्स को क्या करती है, दोबारा एम्प्लॉय करेगी। वही एम्प्लॉय क्या करेगी, दोबारा काम पे आने स्टार्ट कर देंगे वो वाले वर्कर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और अगर ताला लगता है तो वर्कर को कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है वो इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न जो है वो वर्कर को यहाँ पे मिलता, इन रिटर्न में मिलेगा। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ जो है कंपनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, तो ऐसा नहीं है वर्कर को बोल दिया अपने घर बैठो काम खत्म हो गया, कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं उन्हें कि हाँ लो भैया इतना अब तक का हिसाब किताब पूरा सब कुछ मिला के चीज़ें बन रही थी, आप इसे लीजिए, और जब भी हम दोबारा इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी स्टार्ट करेंगे हम लोग आपको दोबारा से बुला लेंगे, बट अभी सिचुएशन ऐसी है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। ये तो देखो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन थी और रिसेंट एग्जाम्पल है कितना इंडस्ट्रीज और इन सब पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैंशन हुई है TAI। ठीक है, TAI ताइया, ये पूछ सकता है फुल फॉर्म या कुछ भी इसके बारे में तो पता होना चाहिए। ये क्या है? टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब किसने इसकी स्टार्टिंग की? इसकी स्टार्टिंग जो थी वो गांधी जी ने की थी और ये पहली ट्रेड एसोसिएशन थी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, पहली ट्रेड एसोसिएशन या टाई की स्टैब्लिशमेंट किसने की, या टाई की फुल फॉर्म पूछ सकता है, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बॉम्बे मिल स्ट्राइक। बॉम्बे मिल स्ट्राइक जो हुई थी 1982 में हुई थी, बॉम्बे की एक मिल में ये स्ट्राइक हुई है। क्या है यहाँ पे, इसके लीडर कौन थे? दत्ता सामंत। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो याद रखनी होगी। अफेक्ट क्या पड़ा कि अराउंड 250,000 वर्कर्स ने अपनी जॉब यहाँ पे खो दी। ठीक है, 2 साल तक ये तकरीबन चली है। डिमांड क्या थी यहाँ पे बेसिकली कि वेजेस हाई चाहिए, भाई काम करवा रहे हो इतना सब, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इन रिटर्न उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ नाम से एक ग्रुप था RMMS, जिसने क्या करा, ये एक अप्रूव्ड यूनियन थी और इसने हेल्प करी स्ट्राइक को ब्रेक डाउन करने में। इससे पहले बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बीरा, इसमें क्या बोला था कि जो भी यूनियन है, जो भी ग्रुप है वो अप्रूव होना चाहिए, तभी उसकी बातें मानी जाएंगी, तभी उसे कंसीडर जो है वो करा जाएगा। ये चीज ऐसे नहीं करी जाएगी कि आप कुछ भी अपनी तरफ से यहाँ पे जो है कोई भी आके आवाज अगेंस्ट उठाएगा और वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग इनके ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कब ये बनी है प्रॉपर, ठीक है, इनको आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, अब इस स्ट्राइक में हुआ क्या था, अराउंड 1 लाख वर्कर ने अपनी जॉब जो थी वो खो दी थी और ये स्ट्राइक एक फेलियर रही। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक है अराउंड 1 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी प्रॉपर, और फेलियर रही क्योंकि स्टार्टिंग में हुआ क्या, स्टार्टिंग में तो लोगों ने ठीक है जोर शोर से स्ट्राइक करी, काम छोड़ा, ये सब करा, बट धीरे धीरे इन रिटर्न हुआ क्या, लोगों को 2-2.5 साल में ये रियलाइज होने लगा कि भाई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, काम ही नहीं है, तो लोगों ने क्या करा, वापस जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लोगों ने वापस जाना स्टार्ट कर दिया जहां पे वो लोग काम कर रहे थे। अब उनमें से
मैनी पीपल जो था, जो बहुत से मैनी पीपल थे उनको मैनी पीपल डिडंट गेट देयर जॉब बैक, बहुत से लोगों को काम जो था वो वापस नहीं मिला, और वहीं कुछ लोगों को उनकी जो जॉब थी वो वापस मिल भी गई थी। तो इसका इम्पैक्ट जो था वो एक फेलियर रहा, क्योंकि जब देखो लोग काम छोड़ के यहाँ से गए, लोग वापस अपने विलेज में चले गए, काम छोड़ के विलेज में काम करना स्टार्ट करा एज अ कैजुअल लेबर, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, बट अगेन वही काम ही तो नहीं था इतना ज़्यादा। माइग्रेट होके तभी तो आए थे क्योंकि वहाँ काम नहीं है। अब यहाँ से वहाँ जाके ऐसा क्या हो जाएगा जो अचानक काम होने लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो थी ये रही, और दैट्स वाई ये जो स्ट्राइक थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई। इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। अब आप लोग यहाँ से पढ़ लें, नोट्स बना लें, बुक पूरी रीड कर लें, क्वेश्चंस लिख के करने की कोशिश कर लो। बाकी मैं रिवीजन सीरीज में जो करा रही हूँ वो क्वेश्चंस फॉर्म में ही करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी आज ही अगले चैप्टर की वीडियो डाल दूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में ही हो रहा है हमारा रिवीजन सीरीज में, तो आप लोग वहाँ से साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए, ठीक है। बाकी आपके कोई पर्सनल डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर करूँगी। बाकी आप किसी और सब्जेक्ट के भी डाउट है, किसी और सब्जेक्ट में भी, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।